नमस्कार दोस्तों। आज इससे पहले हमने होम साइंस कक्षा 12 का जो एनआईओएस होम साइंस है उसके 5 चैप्टर पढ़ लिए थे। अब हम छठा चैप्टर शुरू करते हैं। छठा चैप्टर का नाम है पोषण स्तर। पोषण स्तर क्या होते हैं उसके बारे में। यदि आप जानते हैं कि शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन जरूरी है, तो भोजन आप खाते हैं वह पाचन के बाद शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। मतलब जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, जो अपन भोजन खाते हैं, वह शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा ग्रहण किया जाता है, मतलब उसको ग्रहण किया जाता है। आहार पोषक तत्व प्रदान करता है। ये पोषक तत्व शरीर के द्वारा उपयोग लिए जाते हैं, जिससे विभिन्न विशिष्ट कार्यों का संपादन होता है। विभिन्न विशिष्ट कार्यों का संपादन होता है। आपने संतुलित आहार के लिए विषय में पढ़ा होगा। क्या आपको याद है कि ये सामान्य वृद्धि एवं विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य को जीवनप्रद बनाए रखने के लिए अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए जीवन रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। जब आपका आहार संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करता है, चाहे वह आवश्यकता से कम हो या अधिक हो। शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। यह स्थिति विभिन्न रोगों के लिए जिम्मेदार है। अगर पोषक तत्वों का असंतुलन होता है तो विभिन्न रोगों के लिए जिम्मेदार है तथा या वृद्धि का रुक जाना कम या वृद्धि का रुक जाना कभी-कभी यह मृत्यु का भी कारण बन जाता है। क्या आप जानते हैं असंतुलित भोजन के कारण विभिन्न प्रकार के सामान्य जो समस्याओं से बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दूसरा ही महिलाएं पीड़ित होते हैं। हमारे देश में विभिन्न पोषण योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे इन योजनाओं को सुलझाया जा सके। इस पाठ में पोषण के स्तर के विषय में पढ़ेंगे। इन्हें निर्धारित करने के तरीकों के विषय में जानकारी पाएंगे। आप विभिन्न प्रकार के पोषण संबंधित बीमारियों एवं उनके उन्मूलन एवं निराकरण संबंधी कार्यों एवं योजनाओं का अध्ययन करेंगे, जिनका देश में संचालन किया जा रहा है। अब उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप निम्नलिखित करने में सक्षम हों। पोषण स्तर तथा कुपोषण को परिभाषित करना। पोषण स्तर क्या होता है, उसको कुपोषण क्या होता है, उसके स्तर को परिभाषित करना। कुपोषण के प्रकार एवं उसके कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। पोषण स्तर को निर्धारित करने के आसान तरीकों की चर्चा। पोषण स्तर को निर्धारित करने के आसान तरीके कौन से हैं? सामान्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के संकेत एवं लक्षणों की पहचान, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम एवं उनके महत्व का विवरण, इन कार्यक्रमों के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करना। अब पोषण स्तर, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति जो उसके तत्वों के अंतर्ग्रहण एवं उपयोग के प्रभाव से होती है, पोषण स्तर कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की जो पोषक तत्वों के अंतर्गत पोषक तत्व जो ग्रहण करता है एवं उपयोग के प्रभाव से होती है, ग्रहण और उपयोग के प्रभाव से होती है, पोषण स्तर कहा जाता है। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य एवं शरीर के लिए हमें पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। अच्छे स्वास्थ्य और शरीर के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। जब हमारा शरीर जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करता है, तब हम अच्छे पोषण की अवस्था में होते हैं। जो पोषक तत्व ग्रहण का अच्छे पोषण की है, हमारा पोषण स्तर सामान्य होता है। यद्यपि जब पोषक तत्व हमारे भोजन में अत्यधिक मात्रा में नहीं होते हैं या सुचारू रूप से शरीर द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, तो हमारे शरीर में एक प्रकार का असंतुलन पैदा होता है। जो हमें समय समय पर हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा करते हैं। यदि बहुत समय तक चलता है तो शरीर का अत्यंत गंभीर समस्या बन जाती है, जो कि घातक गंभीर समस्या जो घातक। सामान्य पोषण स्तर, जिसमें संतुलित आहार ग्रहण करना और पोषक तत्वों का सामान्य उपयोग। यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अत्यधिक या एकदम कम मात्रा ली जाए या शरीर द्वारा उचित मात्रा में उपयोग न लिया जाए, तो यह शरीर में असंतुलन की स्थिति होती है और यह स्थिति कुपोषण है। अब कुपोषण क्या है? असंतुलित आहार ग्रहण करना, पोषक तत्वों का उचित उपयोग न करना। असंतुलित आहार ग्रहण करना और पोषक तत्वों का उचित उपयोग न करना। कुपोषण दो प्रकार के होते हैं। यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए, तो यह स्थिति न्यून पोषण कहलाती है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो न्यून पोषण कहलाती है। तथापि जब पोषक तत्वों की अधिकता हो जाए तो यह अति पोषण। यदि मतलब उसकी पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो न्यून पोषण और अधिकता हो जाए तो अति पोषण कहलाती है। अब कुपोषण, न्यून पोषण और अति पोषण। अब देखो,
ये कुपोषण का शिकार है, ये अति पोषण का शिकार है। इस प्रकार कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, न्यून पोषण और अति पोषण। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, परिणाम स्वरूप वे मोटे हो जाते हैं तथा अत्यधिक वजन वाले हो जाते हैं, अधिक पोषण का परिणाम है। यह मोटापे की स्थिति घातक है क्योंकि इससे शरीर के गंभीर रोग हो जाते हैं। हमारे देश में न्यून पोषण की स्थिति अधिक पाई जाती है, बल्कि कुपोषण और न्यून पोषण का कुपोषण न्यून पोषण का पर्यायवाची शब्द है। कुपोषण का ही पर्यायवाची शब्द क्या है? न्यून पोषण। अब पोषण स्तर क्या है? पोषण स्तर में हमने देखा था, यही है, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति जो पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण एवं उपयोग के प्रभाव से होती है, उसे पोषण स्तर कहा जाता है। अब दूसरा है उपयुक्त शब्दों का चयन करके। कुपोषण कुपोषण प्रभावित करता है क्या? मोटापा, न्यून पोषण, कुपोषण दोनों प्रभावित करता है। क्या है? अति पोषण और न्यून पोषण, दोनों दोनों प्रकार से। कुपोषण अति पोषण भी हो सकता है और न्यून पोषण भी हो सकता है। न्यून पोषण, अति पोषण या ऐसा। न्यून पोषण परिणाम है एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का जो है। न्यून पोषण कैसे होगा? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होगी, तो उसे अभाव होगा। यदि आप अधिक ऊर्जा युक्त आहार करते हैं तो आपको क्या हो सकता है? अति पोषण। ठीक है। अब संतुलित संतुलित भोजन करने से एवं सही उपयोग करने से क्या होता है? पोषण का स्तर सामान्य होता है। संतुलित और सही करने से पोषण का स्तर जो है सामान्य होता है। अब कुपोषण के कारण, क्या आपको पता है कि कुपोषण क्यों होता है? आइए देखते हैं कुपोषण के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। अब कारण क्या है? भोजन की उपलब्धता में कमी के कारण। यदि भोजन में उपलब्धता में कमी के कारण, अब कमी के कारण क्या होता है? अल्प आहार ग्रहण, उनको पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिल पाता। उसकी कमी के कारण क्या है? प्रभाव अल्प आहार ग्रहण, जनसंख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती है, लेकिन संसाधन वही है। उनको संसाधनों की पूर्ति के लिए चाहिए, और कम पैदावार, और पैदावार कम होती है, और भंडारों का अंतर, क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तो उससे लोगों को, जितनी जनसंख्या, उनको खाने पीने के लिए ज्यादा चीजें चाहिए, जिससे कम पैदावार होती है, और भंडारों का अंतर। दूसरा है अज्ञानता। छोटे बच्चों का दोषपूर्ण पोषण, उचित भोजन के चुनाव का अभाव, जिसके परिणाम स्वरूप न्यून पोषण हो सकता है। मतलब छोटे बच्चों का दोषपूर्ण पोषण, कितना दोषपूर्ण? उचित भोजन के चुनाव का अभाव, जिसके परिणाम स्वरूप न्यून पोषण, अति या न्यून पोषण हो सकता है। अज्ञानता, दोषपूर्ण चीजें खिलाना। अब आर्थिक स्थिति क्रय क्षमता न होने के कारण न्यून पोषण बढ़ने से अति पोषण हो सकता है। न्यून पोषण बढ़ने से अति पोषण। तनाव की स्थिति, तेजी से होने वाले शारीरिक विकास के दौरान पोषक तत्वों की बड़ी जरूरतों को पूरा न करना, जैसे युवा बच्चों, किशोरावस्था, गर्भवती, दुर्गुत्पान करने वाली महिलाओं, बीमारी आदि में पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, तो उसमें तनाव की स्थिति नहीं मिल पाते। तो अपर्याप्त या व्यक्तिगत सफाई, पर्यावरणीय स्वच्छता, संक्रमण की संभावना का बढ़ जाना, उससे उत्पन्न बीमारियां। क्या आप कुपोषण के परिणामों के विषय में सोच सकते हैं? कुपोषण के परिणाम क्या होते हैं? हाँ, कुपोषण वास्तव में अत्यंत बुरा प्रभाव छोड़ता है। कुपोषण से प्रभावित व्यक्ति विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से प्रभावित हो जाता है। उसे संक्रमण हो जाता है। उसे क्या हो? संक्रमण हो जाता है। उसमें शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता पैदा हो सकती है, शारीरिक और मानसिक, तथा मृत्यु हो सकती है। कुपोषण से प्रभावित करने वाले कुपोषण से जो प्रभावित व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता भी कम होती है, उनकी मानसिक शक्ति भी कम होती है, शारीरिक शक्ति भी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है। अब कुपोषण से जो कारण है, उसकी जो सूची बनानी है। कुपोषण के, न्यून पोषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो ये कारण है, जो अज्ञानता है ये कारण है, भोजन की उपलब्धता में कमी, जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता है, आर्थिक स्थिति, तनाव, ये कुपोषण के कारण है। अब कुपोषण व्यक्ति को क्या पहुंचाता है? गरीबी, व्यक्ति को गरीबी तक। कुपोषण में परिणाम क्या हो सकते हैं? कुपोषण व्यक्ति मृत्यु तक भी पहुंचा।
कुपोषण के बिना बीमारी भी हो सकती है और विकलांगता भी हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पोषण स्तर का निर्धारण, जब आप सोच रहे होंगे कि आप अपना आप अपने दोस्तों को पोषण स्तर कैसे जानेंगे? किसी व्यक्ति समूह पोषण स्तर के निरूपण के लिए पोषण स्तर निर्धारण माना जाता है। आप कुछ तरीकों को अपना पोषण अपना दूसरों का पोषण स्तर जान सकते हैं। ये प्रक्रिया है शारीरिक माप द्वारा, भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण निर्धारण द्वारा, और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो बीमारियों की पहचान द्वारा। अब शारीरिक विकास है। क्या आप जानते हैं सहसावस्था प्रारंभिक काल में जो वो शरीर की वृद्धि तेजी से होती है, अतः 5 वर्ष से कम बच्चों की कुपोषण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। 5 वर्ष से बच्चों वृद्धि को शारीरिक भार लंबाई माप को निर्धारित किया जाता है। एक बच्चे का निश्चित उम्र में एक निश्चित लंबाई में भार होता है, निश्चित उम्र। दूसरे शब्दों में बच्चे में शारीरिक लंबाई एवं भार पोषण स्तर को दर्शाने वाले संकेतक हो सकते हैं। आप कैसे जानेंगे कि बच्चों की सामान्य लंबाई एवं भार क्या है? यहाँ मानक एवं लंबाई दी हुई है जिसको आप एक निश्चित उम्र में प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। ये संकेत कहलाते हैं। तालिका 6.1 दर्शाए गए हैं कि बच्चे की लंबाई एवं भार संकेतक लंबाई एवं भार से कम होने की स्थिति में वृद्धि को मंद माना जाता है तथा हम कह सकते हैं कि बालक कुपोषण से ग्रस्त है। अब बालक की जो कुपोषण के जो तालिका दी गई है उसमें यदि बालक की आयु 1 साल है तो उसकी ऊंचाई 76.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, भार 10 किलो होना चाहिए और ऊंचाई 74 मीटर और भार 9.5 किलो होना चाहिए। ठीक है, लड़कियों में ये लड़कियों ये लड़कों में ये लड़कियों में, ठीक है, थोड़ा सा कम। अब यदि ये 1.5 साल है तो इसकी ऊंचाई 82 सेंटीमीटर, 82.4, और इसका भार है 11.5 किलो। लड़की है तो 89.9, सॉरी 80.9 और 10.8 किलो वजन होना चाहिए। इसी प्रकार जो ये तालिका दी गई है। अब 4.5 साल का 106.6 सेंटीमीटर और 17.7 किलो वजन होना चाहिए, और ऊंचाई लड़कियों में 105.1 और 16.8 किलो वजन होना चाहिए। इसी प्रकार ये जो सेंटीमीटर जो ये दी गई है। अभी उदाहरण देते हैं कि सीता 4 साल की, उसका वजन 12 किलो है और उसकी सेंटीमीटर 99 सेंटीमीटर उसकी जो लंबाई है। तालिका में देखिए पोषण के स्तर बताइए। अब सीता का 12 किलो और 99 सेंटीमीटर। अब अपन 4 साल का देखेंगे, सीता का 99 सेंटीमीटर और 12 किलो, तो यह वो कुपोषण का शिकार है। अब देखो 99 सेंटीमीटर और 12 किलो, ठीक है। अब 99 सेंटीमीटर और 12 किलो, तो वो कुपोषण का शिकार है। एवं उसके भार लंबाई 4 साल की लड़की की तुलना कीजिए। आदर्श रूप में उसका 16 किलो 101 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका अर्थ है पोषण के स्तर में कम उसे कुपोषित मानना चाहिए। यदि दूसरी तरफ भार या लंबाई के संकेत अधिक है तो वह अति पोषित है। यह शरीर के लिए हानिकारक है। आप अपने क्षेत्र के 5 बच्चों का वजन या लंबाई नापें। प्रत्येक बच्चे की तालिका से तुलना करें। क्या आप अवलोकन करें? 5 बच्चों का अवलोकन करना है और इसमें लिखना है। यदि आपको याद रखना होगा कि नियमित नियमित भार को एक बार रिकॉर्ड करना है होगा। अत्यधिक वजन बढ़ना या घटना घातक है, इसका तुरंत उपचार कराना होगा। अब आहारीय अंतर्ग्रहण क्या होता है? यह आहार निर्धारण का दूसरा माध्यम है। आपको याद होगा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। पोषण स्तर को निर्धारित करने के लिए 24 घंटे में लिए गए खाद्य पदार्थों का रिकॉर्ड जरूरी है। पोषण स्तर को निर्धारित करने 24 घंटे में उन्होंने क्या खाया है उसका रिकॉर्ड जरूरी है। इसकी जानकारी के लिए 6.3 और 6.4 से तुलना कर सकते हैं। यदि आप चित्र में दिए गए आहार वयस्क पुरुष एवं स्त्री के लिए उपयुक्त है तो परोसे के भोजन की मात्रा विभिन्न कार्य समूह के लिए अलग अलग होती है। तुलना करने पर यह पता चलता है कि व्यक्ति सामान्य अनुशंसित आहार ग्रहण कर रहा है या नहीं। आहार की मात्रा का सामान्य पोषण स्तर है अथवा नहीं, इसे साफ साफ दर्शाती है। आइए आपके पोषण स्तर को निर्धारित करने का तरीका बताते हैं। एक एक दिन निश्चित दिन में खाए जाने वाले आहार कच्चे पदार्थों की मात्रा ग्राम में लिख दे, और जो मतलब जो खाते हैं उसके जो ग्राम में लिखते हैं उसको लिख दे। भोजन को विभिन्न आहार समूह में बांटकर उनकी कुल मात्रा निकालें। अंत में विभिन्न समूहों को अनुशासित ग्रहण की
तथा ग्रहण आहार की मात्रा की उनकी उम्र एवं लिंग के अनुसार तुलना करें। यदि ग्रहण किया गया अनुशंसित आहार से मिलता है तो सामान्य पोषण स्तर दर्शाता है। यदि इसी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति के पोषण का स्तर निर्धारण कर सकते हैं। अब जो वसा है, 5 ग्राम वसा इंटू 4, 5 ग्राम शक्कर इंटू 4, दूध से बने 100 इंटू ये दालें के, और सब्जियां 100 ग्राम इंटू 4, फल 100 ग्राम इंटू 1, अनाज या मिलेट 30 ग्राम इंटू 4, अंश पोर्ट साइज और अंशों की संख्या। अनाज के 3 अंश कम करके 1 अंश फल को बढ़ा सकते हैं। वसा, सब्जियां, ये चीजें। अंशों की संख्या गर्भवती महिला के लिए है, वयस्क स्त्री के लिए संतुलित आहार है। ठीक है। एक नोटबुक में पिछले सप्ताह में आपके द्वारा क्या क्या खाया गया और नोट करें, साथ ही लिखें उनमें कौन कौन से पोषक तत्व है। ठीक है। यदि आप विभिन्न पोषक तत्वों से होने वाले रोगों के संकेतों या लक्षण का भी व्यक्ति पोषण स्तर निर्धारित कर सकते हैं। शरीर में एक या अधिक पोषण तत्वों की कमी अल्प पोषण को दर्शाती है। एक या अधिक पोषण तत्वों की कमी अल्प पोषण को दर्शाती है। आपने पहले ही पढ़ा है कि आहार से प्राप्त पोषक तत्व यदि आवश्यकता से आ- आवश्यकता से कम मात्रा में लिए गए हैं तो, अथवा शरीर उनकी भलीभांति उपयोग न किया गया हो तो शरीर में पोषण असंतुलित हो सकते हैं। यह शरीर के पोषक तत्वों की कमी करता है। उदाहरण, विटामिन ए मंद प्रकाश सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। यदि आपका आहार विटामिन ए प्रदान नहीं करता तो विटामिन ए की कमी हो जाती है और आपकी आंखें की सामान्य क्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, आप रात में देख नहीं पाने में सक्षम नहीं, रतौंधी रोग हो जाएगा, आपको धुंधला सा नजर आए। इसी प्रकार आप प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, पीईएम से ग्रसित हम उम्र बच्चा अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में नाटा या पतला होगा, अपने आहार में आवश्यक ऊर्जा प्रोटीन नहीं ले रहा होगा। इस प्रकार शारीरिक अंतर पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के संकेत है। जो यदि प्रोटीन नहीं होगा तो बच्चा उनसे दुबला पतला दिखेगा, प्रोटीन की कमी होगी थी। ये रोग विशेष संकेत सूचक है। अतः अन्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को पहचानने में, जो अन्य पोषक तत्वों से होने वाले रोगों को पहचानने में सहायता प्रदान करते हैं। अब पोषक तत्वों से होने वाले, जो कमी से होने वाले रोग है, वो हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए।